आपने अधिकांश लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हमने गणित तो पढ़ा है, लेकिन हमारे जीवन में इसका यूज कहाँ है हमें ये नहीं पता। हमने पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता चला कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का यूज कहाँ होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोग बात करते हैं। आपने बहुत से सेलिब्रिटी के मुंह से भी सुना है कि उनने बीएससी कर रखा है, उनने फलाना सब्जेक्ट से उनने ये कर रखा है, लेकिन उनके उनके लिए उनके लाइफ में अभी तक मैथमेटिक्स कहीं यूज नहीं हुआ। तो क्या वाकई में ये सच है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो कहीं पे यूज नहीं है? ये पूरी तरह से गलत है। हम मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं वो यूज होता है। तो आज हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो कहाँ पे उसका यूज होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण, एनसीईआरटी चैप्टर 3। तो द्विघात समीकरण हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी और टेक्नोलॉजी को बहुत आसान बनाता है। जैसे सबसे पहले देखना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। मैथमेटिक्स में इसका यूज कहाँ होता है, फिजिक्स में इसका यूज कहाँ होता है, तुम्हारे और डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, बिजनेस में कहाँ यूज होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगर तुम्हारे पास कोई कर्व दिया हो, क्या दिया हो, कर्व यानी कि पैराबोला है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है जो हायर मैथमेटिक्स होता है, जैसे कैलकुलस हो गया, दूसरा तुम्हारा एलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इनको समझने में किया जाता है। तीसरा है लॉजिक थिंकिंग या तुम्हारा स्किल, जो भी स्किल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। फिर आती है फिजिक्स की बात, फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। सबसे पहले हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब भी कोई गेंद को हम फेंकते हैं या कोई खिलाड़ी छक्का मारता है तो बॉल ऐसे जाके गिरता है, तो उस बॉल की हाइट और डिस्टेंस को निकालने में करते हैं। दूसरा ये है कि तुम इसको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हो। तीसरा है तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि तुम्हारा अगर कोई भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया है, उसका उसमें करंट और तुम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में आऊं तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जैसे तुम्हारा जब बिल्डिंग की डिजाइन डिजाइन करते हैं, ब्रिज के डिजाइन करते हैं, तो उसमें भी द्विघात समीकरण का यूज होता है। जब तुम लोग अभी बहुत से कार्टून्स देखते हो या बहुत से ग्राफिक्स देखते हो, इन सब जैसे एनिमेशन हो गया या कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, इन सब में भी द्विघात समीकरण का यूज होता है। अब मैं आऊं बिजनेस में, तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज होता है, तो अपने प्रॉफिट लॉस जब भी करोगे तभी तुम्हें द्विघात समीकरण का यूज करना है। आया समझ में। ऊपर से अगर डेली लाइफ में देखें तो जब भी तुम किसी खेत का फेसिंग एरिया निकालते हो तब द्विघात समीकरण का यूज करते हैं। किसी कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है तब तुम उसके लिए यूज कर सकते हो। या किसी पानी की टंकी का हो गया, किसी बॉक्स का हो गया, मैक्सिमम एरिया या वॉल्यूम निकालना है, तब भी तुम क्या कर सकते हो, द्विघात समीकरण का यूज कर सकते हो। तो ये है द्विघात समीकरण का यूज। मतलब मैथमेटिक्स देखो, सिर्फ एक चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ टॉपिक द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूं, और द्विघात समीकरण ही देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रिज देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो, या जो अभी ये जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स है, या तुम क्या कहते हैं, ये जितने भी एनिमेशन देखते हो, सब इसी के कारण पॉसिबल हुआ। वरना अगर यूज नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो आज के बाद ये मत कहना कि जो भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं वो कहीं यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 3, द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे हम कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ये बनता कैसे है। क्योंकि अगर हमें जब तक पता ही ना चले कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये कब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई नहीं कर सकता है, कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि आखिर में द्विघात समीकरण होता क्या है। तो यदि हमारे पास, समझ ध्यान से देखना, यदि एक हमारे पास द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, और इसको मैंने px माना, तो क्या ये द्विघात बहुपद एक द्विघात समीकरण हो सकता है? क्या, ध्यान से सुनना, क्या ये द्विघात बहुपद px द्विघात समीकरण हो सकता है? आप कहोगे कैसे? तो कैसे, अगर मैं इस द्विघात बहुपद px को क्या करता हूं, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रख देता हूं, किसके इक्वल रख देता हूं, जीरो के इक्वल रख देता हूं, तब मैं कह सकता हूं कि ये जो द्विघात बहुपद है ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसे? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे, कैसे ये पॉसिबल है कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है? तो आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि वाकई में ये होता कैसे है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो मान लो हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, वो कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि मैं जो px है उसको किसके बराबर रख दूं, जीरो के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखा है और वो द्विघात जैसे दिख रहा है, उसके इक्वल में अगर जीरो नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होने के लिए यह अनिवार्य है कि उसके एक तरफ जीरो होना ही चाहिए। जैसे कि ये, इसको मैं अभी द्विघात समीकरण नहीं कह सकता, क्योंकि इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये एक द्विघात बहुपद है, बट इसको मैं ये नहीं कह सकता कि एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण तभी होगा जब ये px क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो जैसे मैंने px को जीरो कर दिया, मींस इस इक्वेशन के पूरे इक्वल में क्या गया, जीरो, तो हाँ मैं कह सकता हूं ये एक द्विघात समीकरण है। अब जो द्विघात समीकरण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक व्यापक रूप से और एक मानक रूप से और दूसरा व्यापक रूप से। चलिए देखते हैं कि मानक रूप क्या होता है और व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानक रूप। मानक रूप, जब भी हम किसी द्विघात समीकरण को लिखते हैं, क्या, जब भी द्विघात समीकरण को लिखते हैं तो क्या करते हैं, उस द्विघात समीकरण के पदों को या पदों के घात को हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। जब भी तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें किसी द्विघात समीकरण को लिखना है तो हमेशा उस द्विघात समीकरण के जो घात होंगे उसको तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना है। मीन्स सबसे पहले तुम्हें द्विघात समीकरण जो स्क्वायर वाला होगा, सबसे पहले तुम उसके स्क्वायर वाले को लिखोगे, फिर स्क्वायर के बाद जो तुम्हारा एक्स वाला आएगा, मतलब दो के बाद कौन, एक, फिर एक के बाद जीरो। मीन्स इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हें
चाहे एक्स में चर राशि किसी में भी दिया हो, एक्स वाई ए बी सी किसी में भी दिया हो, तो मैं एक्स मान के चल रहा हूं, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, एक्स की पावर 2 को लिखना है। फिर उसके बाद किसको लिखना है, एक्स की पावर 1 वाले को लिखना है। फिर उसके बाद किसको लिखना है, एक्स की पावर 0 वाले को लिखना है। जैसे कि देखो इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और मैं अगर बताऊं इसी को लेकर, मैं अगर इसी को लेकर बताऊं तो यहां तो x की पावर 2 है, यहां तो x की पावर 2 है, यहां माइनस 5x की पावर 1 है, ये प्लस 4x की पावर 0 और ये 0। क्योंकि हम जानते हैं जो x की पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो 1 का तुम 1 के साथ गुणा करोगे क्या आ जाएगा 1, और x की पावर 1 भी क्या होता है, x ही होता है। तो आया समझ में। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण को लिखोगे उसको सबसे पहले उसके सबसे बड़ी घात, फिर उससे कम मींस अवरोही क्रम में लिखोगे। तो ये है हमारा मानक रूप किसका, द्विघात समीकरण का। अब हम क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप में क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले उसमें एक चर राशि होगा, तो सबसे पहले देखना है वो चर राशि क्या है। जो भी चर राशि दिया होगा सबसे पहले हम उसके जो घात है घातों के रूप में हम लिख लेंगे अवरोही क्रम में, फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो मान लो हमारे पास एक चर राशि अब चर राशि किसे कहते हैं पता है आपको, चर अचर क्या होता है, चर राशि वह होता है जो वेरिएबल मींस बदलता है, बट जो अचर राशि होता है वो कांस्टेंट होता है, मींस जो नहीं बदलता है। तो ये बदल सकता है, देखो ये बदल रहा है, बट जो इसमें अचर राशि होगा वो नहीं बदलेगा, जो वास्तविक संख्याएं होगी। तो एक चर राशि x है, अगर x है तब मैं कह सकता हूं हमारे पास जो सामान्य द्विघात समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सामान्य द्विघात समीकरण। अब यहां पे कंडीशन ये आता है, ध्यान से सुनना, कि ये तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बट अगर मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे a को 0 के बराबर रख दूं, क्या रख दूं, 0 के बराबर रख दूं, मींस यहां 0, तो ये पूरा टर्म 0। अब पूरा टर्म 0 तो क्या x की पावर 2 तुम्हारे पास बचा है, द्विघात बचा है, नहीं बचा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण के होने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना कि जो ये होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अगर a हमारा 0 नहीं है और वो इस टर्म में दिया है तो मैं कह सकता हूं कि वो द्विघात समीकरण है। बट मैं कह सकता हूं b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, इससे कोई भी मैटर नहीं होगा। बट तुम्हारा क्या नहीं 0 होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ए अगर 0 नहीं होना चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि जहां ए बी तथा सी जो है वो वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं है। तो ये है द्विघात समीकरण के जो बेसिक कॉन्सेप्ट, कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, और उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। कौन सा टर्म 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कौन सा टर्म 0 होने पर फर्क पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो इसको नोट डाउन करें। अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं और उसको कैसे आसान वे से हम समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.1 का, सॉरी मैंने 3 पॉइंट लिख दिया था, ये है 4 पॉइंट। जो द्विघात समीकरण चैप्टर है वो हमारा 4 है।
तो क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न निम्न द्विघात समीकरण है, ये जो भी दिया है क्या ये वास्तव में द्विघात समीकरण है भी या नहीं। क्या आपको अभी देखकर लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? कह नहीं सकता, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना और देखना है कि द्विघात समीकरण है भी या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, x प्लस 1 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, हमें पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, a क्या है x और गुणे 1, तो क्या आ जाएगा, यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखो इन दोनों के बाहर ये 2 है, ब्रैकेट में ये दोनों माइनस में और इसके बाहर 2, इसका मतलब ये 2 इन दोनों के साथ गुणे में है, मीन्स 2 इसके साथ भी गुणा होगा और 2 इसके साथ भी गुणा होगा। तो इसको जब गुणा करो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस। हम जानते हैं, अगर जिसका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है मैं बता देता हूं, जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, जब प्लस माइनस का गुणा आता है तो माइनस, जब माइनस प्लस का गुणा होता है तब भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा होता है तब प्लस। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आना बहुत जरूरी है। देखो अब करो 2 का x के साथ, तो 2x प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस का बट ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो एक चीज देखना, 2x हमें क्या पता है कि द्विघात समीकरण होने के लिए एक तरफ क्या होना चाहिए, 0। द्विघात समीकरण होने के लिए एक तरफ हमें क्या होना चाहिए, 0। तो एक तरफ 0 बनाओ, तो इन दोनों को, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाला इधर है ना और ये प्लस का है, तो ये यही रहेगा, इसको मैं उधर नहीं ले जा सकता, बट इन दोनों को उठा के तो इधर ले सकता है, आ सकता हूं। अब मुझे पता है जब कोई संख्या बराबर से दूसरी ओर आता है तो अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का है तो किसका आ जाएगा, प्लस, और ये 0। तो 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 6 प्लस के 7। क्या अभी लग रहा है ये द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर a हमारा 0 ना हो, मतलब यहाँ पर एक कितना है, 1 है, तो a 1 है, ये 0 नहीं है, अगर 0 होता तो ये 0 होता, मींस a हमारे पास 1 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब तुम इसको करके भी दे सकते हो, करो जरा, तुलना करने पर, तुलना करने पर किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो तुलना करो तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, हट गया, तो a बराबर 1 आया, और b हमारा है, b क्या आ गया, b 0, क्योंकि यहाँ x के गुणांक में b है, यहाँ x के गुणांक में कोई भी नहीं है, और जो c है वो हमारा 7 है। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो क्या मैं दूसरा वाला सॉल्व कर सकता हूं? क्या अब मैं दूसरा वाला सॉल्व कर सकता हूं? देखते हैं करके। दूसरा क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। रखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखो ये इन दोनों के साथ गुणा होगा, अब ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, x। फिर से देखो एक्स स्क्वायर इधर ही है तो इस पूरे को इधर रहने दो, इसको उठाकर इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 जब इधर आया तो वो प्लस के 6,
प्लस का x जब इधर आया तो माइनस का x इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखा। अब उससे कम घात x की घात 1, तो ये टर्म और ये टर्म, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का। अब ये 2x है और ये 1x है। जैसे तुम्हारे पास 2 टॉपी है और 1 टॉपी है, तो कुल कितने टॉपी हुए? 3 टॉपी। तो 2x और 1x, तो कितना आ जाएगा? 3x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है? कर दो तुलना। तुलना किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये 0 है? नहीं है 0, नॉट इक्वल टू 0 आया। a क्या आया? देखो a इक्वल टू 1 है ना, इसका मतलब a जो है वो नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो है वो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा पहला और पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। हाँ, एक चीज और, इसको जरूर नोट डाउन करना, जिसका बेसिक कमजोर है वो पहले से इसको नोट डाउन करके रखना, ताकि आपको यहाँ पर गुणा घटा में कोई दिक्कत ना हो जब गुणे में हो। अब हम करेंगे सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से हमें लैंग्वेज को समझना है। एक बार हमें लैंग्वेज समझ में आ गया, देखो ऐसे क्वेश्चनों में बस यही है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर। 2 बार में नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर। 3 बार में नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3 बार के बाद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको तीसरी चौथी बार में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ के अगर समझ में ना आए तो ये मत सोचना क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार या 3 बार जैसे ही पढ़ोगे ना, तो एक एक वर्ड फिर तुम्हें समझ में आएगा, और तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में ये दिया है और ये हमें करना है। तो कभी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के हार मत माना करो, क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 टाइम्स तुम्हें पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। मैंने कहा था कि डेली लाइफ में हम द्विघात समीकरण का यूज कहां करते हैं, जो खेतों की जो फेसिंग एरिया होता है उसको निकालने के लिए। देखो तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल टोटल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी मीटर में और क्षेत्र चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की लंबाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये यहां से जो क्षेत्रफल की लंबाई है ना, एक मिनट, जो क्षेत्रफल की लंबाई है, और वो मीटरों में लेना है क्योंकि ये मीटर में दिया है, जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब ये क्या फंडा है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के कितने हैं, दुगने हैं, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब ये कैसे करें, ध्यान से देखना, क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लो हमारे पास एक खेत है, वो भी कैसा खेत, आयताकार खेत। ये हमारे पास एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत, और इस आयताकार का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है वो हमारा 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अब क्या कह रहा है, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, यही तो है क्वेश्चन में, क्या यही गिवन है, बिल्कुल है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। कह रहा है कि ये जो लंबाई है ना, ध्यान से सुनना, ये जो लंबाई है खेत की वो इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अगर मुझे इसकी चौड़ाई पता चलेगा और इसके दुगना करके और एक अधिक है का मतलब, जब भी कोई क्वेश्चन में लिख के आए 1 अधिक 2 अधिक 10 अधिक 20 अधिक, इसका मतलब उतना उसमें जोड़ देना है। क्या है, जितना अधिक उतना उसमें क्या करो, जोड़ दो।
चौड़ाई पता होगा तो मैं लंबाई उसका बता सकता हूं। तो अगर चौड़ाई नहीं पता है तो क्या, x मान लो। क्या मान लो, x। तो माना, देखो सॉल्यूशन देखो, मैंने मान लिया कि ये चौड़ाई है वो x मीटर है। कितना मीटर, x मीटर। तो माना जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई वो कितना है हमारे पास, मैंने मान लिया कि वो x मीटर है। अब क्या है कि अब चौड़ाई पता चल गया। अब तो कह रहा है कि अगर चौड़ाई x मीटर है तो मुझे क्या करना है कि जो क्षेत्रफल की लंबाई होगा इस चौड़ाई का दुगना होगा। देखो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगनी, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने करो जरा। तो चौड़ाई कितना, x, इसका दुगना 2x, और दुगने से एक अधिक, एक अधिक मतलब इसमें कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो, तो ये हमें मिल जाएगा चौड़ाई और ये हमें लंबाई। तो मैं लिख सकता हूं आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, 2x, किसका, चौड़ाई का दुगना और उससे से एक अधिक मीटर। और हमें क्या पता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पता है क्या, बिल्कुल पता है। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल जानते हैं ना, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो देखो भूखंड का क्षेत्रफल क्या लेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आया, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमारे पास 2x + 1, ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा ये, और इंटू x बराबर 528। ठीक है, अब क्या करो, इसके साथ ये गुणे में है तो ये इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, सब प्लस का है तो प्लस का आएगा, x का x के साथ, तो ये चर राशि है, चर राशि है। जब भी चर राशि और अचर राशि का गुणा होता है तो दोनों को बस एक साथ लिख लेते हैं, लेकिन ये और ये गुणा हो रहा है तो गुणे में जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x एकम x बराबर 128। हम जानते हैं द्विघात समीकरण होने के लिए एक तरफ जीरो रखना है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां से निकालोगे तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है ना। अगर ये द्विघात समीकरण है तो क्या मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकता हूं, ठीक है। इसका द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करोगे, ये करना नहीं है, वैसे छोड़ देना हमें, जब बोर्ड में पूछेगा तुम्हें लंबाई चौड़ाई पूछेगा, बट तुम्हें बस क्या दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण है तो हम यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, मतलब x निकाल सकते हैं, तो x निकल गया तो हम इसके लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन को बस यही छोड़ देना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इंफॉर्मेटिव आज आपको मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेटिव जानकारी के बारे में पता चले। हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।